तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बेन 10 के 5 ऐसे मजेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता होगा और इन्हें सुन के तुम मुझे यही बोलोगे कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो तैयार हो जाओ और अपने बिस्तर, कुर्सी और सोफे की पेटी बांध लो, क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 अननोन रैंडम फैक्ट्स ऑफ बेन 10 पार्ट 4। और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी मैंने एक बोनस फैक्ट बताया है, जिसे अगर तुम मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि वीडियो को थोड़ी रीच मिले और लगे हाथ वीडियो का लाइक एम भी पूरा हो जाए। एनीवेज, तो अब सारी जरूरी बातें हो गई, तो अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 के साथ। फैक्ट नंबर 1, तो जैसा कि हम सबको पता है कि बेन 23 का ओमनिट्रिक्स भले ही एक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है, लेकिन फिर भी उसके पास वो सारे के सारे एलियंस हैं जो कि हमारे 16 साल के प्राइम बेन के पास भी है, इंक्लूडिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सीज एलियंस एंड नैनोमैक। जी हाँ, बेन 23 के पास भी नैनोमैक है और उसका नाम उसने रखा था टीनी वीनी। Quick, change me into Nanomech. Little guy, about this big. Don't you have him? Oh, you mean Teeny Weeny. लेकिन अब ये सवाल निकल के आता है कि भला बेन 23 के पास टीनी वीनी या यूं कहूं कि नैनोमैक भला आया तो आया कहां से। अगर तुम्हारे मन में भी यही सेम सवाल आ रहा है और तुम भी यही सोच रहे हो कि शायद बेन 23 के ओमनिट्रिक्स ने टीनी वीनी को क्रिएट किया होगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे प्राइम बेन के रिकैलिब्रेटेड ओमनिट्रिक्स ने नैनोमैक को किया था, तो तुम एकदम गलत हो। लेकिन सच बताऊं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भी यही थॉट आया था, पर जब इसके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे इसका ऑफिशियल आंसर ये मिला कि बेन 23 के पास जो नैनोमैक है उसे उसके ओमनिट्रिक्स ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि बेन 23 के पास नैनोमैक इसीलिए है क्योंकि डायमेंशन 23 के अंदर बाकी किसी भी नॉर्मल एलियन की तरह ही नैनोमैक की भी एक अक्खी स्पीशीज मौजूद है। और नैनोमैक की इस स्पीशीज का नाम है नैनोमाइट, जो कि एग्जैक्ट सेम हमारे प्राइम बेन के नैनोमैक के जैसे हैं और इसी का डीएनए बेन 23 के पास है। फैक्ट नंबर 2, मैन ऑफ एक्शन टीम के कोर मेंबर डंकन रोलो के अकॉर्डिंग केविन और चार्मकास्टर को स्पेसिफिकली बेन और ग्वेन के लिए क्रिएट किया गया था, ताकि ये दोनों कैरेक्टर्स बेन और ग्वेन के लिए सॉर्ट ऑफ राइवल्स की तरह एक्ट करें एंड इसकी मदद से बेन और केविन के बीच में और ग्वेन और चार्मकास्टर के बीच में और भी ज्यादा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया जा सके एंड बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता केविन और चार्मकास्टर को विलन से एंटी हीरो की कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाए। और तो और डंकन का ये भी कहना था कि अगर ग्वेन को एक स्पिन ऑफ सीरीज दी जाती तो चार्मकास्टर भी ग्वेन की साइड ज्वाइन कर लेती, ठीक उसी तरह से जिस तरह से केविन ने बेन को ज्वाइन किया था। यानी कि इनका प्लान ये था कि केविन और चार्मकास्टर को शुरुआत में तो एज विलन दिखाया जाता, लेकिन बाद में इन दोनों ही कैरेक्टर्स को रिडीम कर लिया जाता। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये तो कह ही सकते हैं कि केविन के कैरेक्टर को रिडेम्पशन मिल चुका है, क्योंकि केविन को हमने बुरे से अच्छे में बदलते हुए और केविन को एज अ कैरेक्टर ग्रो करते हुए देखा है। पर वहीं दूसरी तरफ चार्मकास्टर के केस में ऐसा लग रहा था कि अल्टीमेट एलियन सीरीज में उसे रिडेम्पशन मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ओमनीवर्स ने भी इस कैरेक्टर के रिडेम्पशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपके हिसाब से केविन की तरह ही चार्मकास्टर के कैरेक्टर को भी रिडीम करना चाहिए था या नहीं? इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, तो बेन 10 ओमनीवर्स के टमी ट्रबल एपिसोड में हमें ये रिवील किया गया था कि अपचक बेन का एक लौता ऐसा एलियन है जिसकी 2 अलग अलग सब स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जो कि है परकपचक और मरकपचक। हालांकि इन दोनों में ज्यादा फर्क भी नहीं है, दोनों है तो अपचक ही, लेकिन फिर भी बेन इन दोनों में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि बेन के सारे एलियंस को छोड़ के सिर्फ अपचक की ही सब स्पीशीज क्यों है, और अगर है भी तो इनका नाम पर्क गोरमांड और मर्क गोरमांड ही क्यों है? तो देखो, दरअसल इसके पीछे का रीजन ये है कि बेन 10 ओमनीवर्स के जो आर्ट डायरेक्टर थे डेरिक जे वाइट, उनको अपचक के पिछले दोनों डिजाइन्स यानी कि बेन 10 क्लासिक के अपचक का डिजाइन और बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन के अपचक का डिजाइन, ये दोनों ही अपचक के डिजाइन्स डेरिक जे वाइट को बहुत ज्यादा पसंद थे और वो इन दोनों को ही बेन 10 ओमनीवर्स में इंक्लूड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इन दोनों को बेन 10 ओमनीवर्स में गोरमांड की सब स्पीशीज के रूप में इंट्रोड्यूस किया।
और जहाँ तक बात रही कि इन दोनों का नाम पर्क और मर्क कैसे पड़ा, तो देखो ये नाम इन्हें ऐसे ही नहीं दे दिए गए, बल्कि ये नाम इन्हें दिए गए थे इन डिजाइन्स के क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए। और एक फन फैक्ट कि ये जो पर्क और मर्क है ना, ये इन दोनों डिजाइन्स के क्रिएटर्स के नाम से ही लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बेन 10 क्लासिक के अपचक को डिजाइन किया था टॉम पर्किंस ने, तो पर्किंस से आ गया पर्क अपचक। और बेन 10 एलियन फोर्स के अपचक को डिजाइन किया था ग्लेन मुराकामी ने, तो मुराकामी से आ गया मर्क अपचक। पहले मैं इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ करता था कि कौन सा वाला अपचक मर्क है और कौन सा वाला पर्क, लेकिन अब इस वाले फैक्ट को जानने के बाद तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन अब मैं तो कम से कम इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाला कि कौन सा वाला अपचक मर्क है और कौन सा वाला पर्क। फैक्ट नंबर 4। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो प्राइम बेन है उसकी कलर थीम ग्रीन है, यानी कि उसका ओमनिट्रिक्स भी ग्रीन कलर का है, उसके कपड़ों में भी ग्रीन कलर होता है, उसके एलियंस की आंखों में भी ग्रीन कलर होता है, और इवन उस एलियन की बॉडी पे भी कहीं ना कहीं ग्रीन कलर होता ही है। और ये चीज बेन 10 ओमनिवर्स में तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में बेन के एलियंस को दोबारा से क्लोथ्स दिए जाने लगे थे और वो क्लोथ्स ज्यादातर ग्रीन कलर के ही होते थे। लेकिन पता है बेन के एलियंस में ग्रीन कलर को बढ़ाने का एक रीजन ये भी था कि ताकि हम उसे आसानी से पहचान पाए, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में हमें मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस कराया गया था और मल्टीवर्स के साथ साथ हमें बेन के कई सारे वेरिएंट्स या यूं कहूं कि अल्टरनेट वर्जन्स भी देखने को मिले थे। और बेन टेनिसन के इन सभी अल्टरनेट वर्जन्स को अलग अलग कलर थीम्स दी गई थी ताकि दर्शकों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल बेन 23 की कलर थीम थी ब्लू, मैड बेन की कलर थीम थी ऑरेंज, बैड बेन की कलर थीम थी मिंट ग्रीन, और ऐसे ही बाकी अल्टरनेट बेन टेनिसन्स की कलर थीम भी अलग अलग थी। फैक्ट नंबर 5। तो बेन 10 क्लासिक के जिस एपिसोड में हमें बेन का बेटा केन टेनिसन दिखाया गया था, उसी एपिसोड में हमें केविन का बेटा डेवलिन भी देखने को मिला था। और जब से हमें डेवलिन देखने को मिला है ना, तब से हर किसी का सवाल यही है कि क्या डेवलिन की माँ ग्वेन है। तो देखो मेरे पास इस सवाल के लिए 2 जवाब है। पहला ये है कि हाँ, हो सकता है कि प्राइम टाइमलाइन में डेवलिन की माँ ग्वेन ही हो, क्योंकि प्राइम टाइमलाइन में केविन और ग्वेन कपल है और बेन 10 ओमनिवर्स के फ्यूचर में भी ये दोनों साथ में ही थे, तो इसलिए हो सकता है कि प्राइम टाइमलाइन के अंदर डेवलिन के माँ बाप केविन और ग्वेन ही हो। पर यही सेम चीज मैं बेन 10 क्लासिक के केन 10 एपिसोड में दिखाए गए डेवलिन के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक अल्टरनेट फ्यूचर था और उस अल्टरनेट फ्यूचर के डेवलिन की माँ ग्वेन नहीं है, ये मैं बहुत पक्के तौर पर कह सकता हूँ। क्योंकि बेन 10 विकी फैंडम के मुताबिक जब केविन 11000 एक बार नल वॉइड से एस्केप करके प्लेनेट सैटर्न पे गया था, जहाँ प्लेनेट सैटर्न पे उसे एक कॉलोनी में एक अनजान लड़की मिली, एंड ऑब्वियसली वो अनजान लड़की कोई ना कोई एलियन ही होगी जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पर जो भी हो, केविन ने इसी के साथ अपना परिवार बनाया और डेवलिन का जन्म भी यही हुआ था। फिर कुछ समय बाद केविन को पकड़ के दोबारा से नल वॉइड में डाल दिया गया और उसके भी कुछ समय बाद जब डेवलिन 11 साल का हुआ तो किन्हीं अननोन सर्कमस्टांसेस के चलते उसकी माँ का साथ भी उससे छूट गया और बेचारा डेवलिन एकदम अकेला पड़ गया। एंड इस सब के बाद होते हैं केन 10 एपिसोड के इवेंट्स। तो गाइज यही थे आज के टॉप 5 अननोन फैक्ट्स। और अब जब तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हारे लिए एक ट्रीट तो बनती है। सो दैट्स वाई ये रहा तुम्हारे लिए एक बोनस फैक्ट। अब बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर जब स्कर्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया था तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं था, बल्कि वो एक पावर अप की तरह था। एक ऐसा पावर अप जो कि बिना बेन को फ्यूजन एलियंस में ट्रांसफॉर्म कराए फ्यूजन एलियंस की एबिलिटीज दे सकता था। और नो डाउट मल्टीपल ओकेजन्स पे ये बेन के काफी ज्यादा काम भी आया है और कई बार इसने बेन की जान भी बचाई है। पर वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, और ठीक उसी तरह से स्कर्ड के भी कुछ नुकसान है जिन्हें ऑन स्क्रीन दिखाया नहीं गया। कभी ये सोचा है कि स्कर्ड के बेन के हाथ पे होते हुए कभी बेन को नहाने, हगने, मूतने या फिर कुछ और करने बाथरूम जाना पड़ गया तो वो जाएगा कैसे? मतलब स्कर्ड को तो वो अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकता ना, तो इस तरह से तो बेन की प्राइवेसी की तो धज्जियां उड़ जाएगी ना। लेकिन चिंता मत करो, अपने बेन के पास भी अपना मास्टर प्लान था। जब भी बेन टॉयलेट या बाथरूम जाता था तो वो स्कर्ड को एक स्मूदी कप या फिर शावर कैप या फिर ऐसी ही किसी चीज से ढक दिया करता था ताकि मामला पानी एक्सपोज ना हो जाए। पर सोचो अगर कभी बेन इमरजेंसी में टॉयलेट या बाथरूम में गया और उसे स्कर्ट को ढकने के लिए कोई चीज मिले ही ना, तो क्या माल है यार।
अब जाते जाते भी तुम्हें एक फैक्ट बता देता हूँ कि 66% लोग ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हो तो यार अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देखने को मिलती रहती है। और अगर तुम ऐसी ही और भी मजेदार फैक्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो ये जो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है, तो इसे चेकआउट जरूर करना। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना।